Assalamu alaikum warahmatullah. Now after discussing the transformer, अब आपने देखा जो एक्चुअली ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में आपने देखा मैंने एक पार्ट कोर का भी रहता है। यहाँ पे हमने देखा दो कॉइल्स होती थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, दे वर वाउंड ऑन अ सेम कोर, ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन कोर। तो लेकिन जो कोर है उसको अब लेमिनेट किया जाता है, उसको लेमिनेट करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है वही हमने देखना है कि हमें उस कोर को क्यों लेमिनेट करना पड़ता है, ठीक है ना। जब हम एक एसी इनपुट अप्लाई करते हैं अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, जिस तरह आपने देखा जब हम प्राइमरी कॉइल में जो यूजुअली एसी के साथ कनेक्ट हुआ होता है, जब हम उस एसी जिस इस प्राइमरी कॉइल में एसी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इन सेकेंडरी कॉइल। वो आपने देखा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल भी है ट्रांसफार्मर का म्यूचुअल इंडक्शन। जब एसी हम अप्लाई करते हैं प्राइमरी कॉइल में, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है, एंड इन जनरल वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस इट। इनफैक्ट जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ना, वो होता है थ्रू सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है ना। इनफैक्ट व्हाट वी विल से, इनफैक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू द सॉफ्ट आयरन कोर आल्सो एंड इट प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आयरन कोर। ऑब्वियसली क्योंकि प्राइमरी कॉइल जो है ना वो किस पे लगी हुई है, वो तो इस कोर पे लगी हुई है, सेकेंडरी कॉइल भी कोर पे लगी हुई है। बीच में जो ये कोर है ना, बीच में उस कोर का भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। फॉर एग्जांपल ये फिर से मैं डायग्राम थोड़ा सा बनाऊँ, ये हमने देखा था, ये वो थोड़ा सा कोर सिंपलीफाइड डायग्राम में बना रहा हूँ। ये हमारे पास वो सॉफ्ट आयरन कोर था जिसमें एक साइड प्राइमरी कॉइल कनेक्ट हुई थी जिसको हमने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, और दूसरी साइड में हमारे पास सेकेंडरी कॉइल थी जो किसी लोड के साथ कनेक्ट हुई थी, ठीक है ना। जब प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो देयरफॉर ये इस कोर पे लगी हुई है, ये जो कोर सॉफ्ट आयरन कोर है ना, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस इंड्यूस, या हम इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाता है, तो देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस आयरन कोर इज ऑल्सो जनरल प्रोड्यूसर। इस आयरन कोर में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ, प्रोड्यूस हुआ इस आयरन कोर में, तो वो ऑब्वियसली इट विल प्रोड्यूस यूजुअली प्रोड्यूसेस करंट इन द कोर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप्स, यूजुअली कॉल्ड एज एडी करंट्स। पढ़ा है आपने, क्योंकि जब इस कोर का ईएमएफ चेंज हुआ, इस कोर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें इंड्यूस्ड करंट्स जनरेट होते हैं। अब चूंकि कोर तो क्लोज्ड सरफेस है, तो देयरफॉर इसमें क्लोज्ड करंट्स जनरेट होंगे। उन क्लोज्ड करंट्स को हम एडी करंट्स कहते हैं। चूंकि सिंस दिस द रेजिस्टेंस ऑफ द core is quite small as it is usually made up of iron being a conductor, तो therefore चूंकि इसके पास कम रेजिस्टेंस है, तो therefore जो करंट इसमें प्रोड्यूस होता है इस कोर में, बिसाइड इसमें मैंने आपको कहा कि इस आयरन कोर की रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो therefore जो मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट्स है वो बहुत ज़्यादा होंगी। क्यों? बिकॉज इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो जब रेजिस्टेंस बहुत कम होगी तो करंट इजीली इसमें पास होगा, तो therefore एडी करंट्स बहुत मिकदार में, बहुत हैंडसम अमाउंट में जनरेट होते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर ड्यू टू द लेस रेजिस्टेंस ऑफ दिस आयरन कोर या स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ दिस आयरन कोर, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एडी करंट्स इज क्वाइट लार्ज। तो जब मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड हियर, क्योंकि करंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, एडी करंट्स इसमें वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट करेंगे इसमें, तो उसकी वजह से क्या होगी, एच इज इक्वलेंट आई स्क्वायर आर टी, आपने जूल्स लॉ पढ़ा, दैट्स आई एच इज इक्वलेंट आई स्क्वायर आर टी। अब देखो जितना ज़्यादा करंट डबल स्क्वायर में है उतनी ज़्यादा हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, तो बहुत हीट प्रोड्यूस हो जाती है इसमें, एंड उसकी वजह से क्या होगा, इंसुलेशन यहाँ पे ब्रेक हो सकती है। मैंने आपको पहले भी कहा कि एक्चुअली प्राइमरी कॉइल हो, सेकेंडरी कॉइल हो, वो इंसुलेट की होती है, ऊपर से इंसुलेशन लगी हुई है, जैसे आपने घर में भी देखो वायर में ऊपर इंसुलेशन होती है, तो इंसुलेट करके इसके ऊपर वाउंड की जाती है। अब अगर इसमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी तो इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो कॉपर वाइंडिंग की जो इंसुलेशन है वो ब्रेक डाउन होगी, तो इससे फॉल्ट हो सकता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए लेमिनेटेड आयरन कोर इज यूज्ड। क्या काम किया जाता है, एक लेमिनेशन वाला आयरन कोर यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में। द लेमिनेटेड आयरन कोर इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय ज्वाइनिंग सिमिलर आयरन स्ट्रिप्स टुगेदर आफ्टर कोटिंग देम विथ वार्निश। लेमिनेटेड आयरन कोर कैसे बनाया जाता है, अब हम स्ट्रेट एक कोर नहीं लेते हैं, एक ही मेटल पीस का कोर हमने बनाएंगे, नहीं, हम छोटे छोटे पीसेस बनाए। जैसे अपने घर में कोई इक्विपमेंट जब आप खोलते हो तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर क्या बना होता है, वो बहुत सारे स्ट्रिप्स का बना होता है, इस तरह छोटे छोटे स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर वो लगे हुए होते हैं, एक दूसरे बहुत सारे स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है ना। यानी ये इसको लेमिनेट कहते हैं, लेमिनेटेड आयरन कोर हम यूज़ करते हैं आमतौर पर ट्रांसफार्मर। लेमिनेटेड आयरन कोर क्या है, उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, बाय ज्वाइनिंग द सिमिलर आयरन स्ट्रिप्स टुगेदर, यानी छोटे छोटे स्ट्रिप्स को हम एक दूसरे के साथ लगा देते हैं, लेकिन उन आयरन स्ट्रिप्स को पहले हम वार्निश करते हैं, उनको इंसुलेट किया जाता है ताकि वो एक दूसरे के साथ कंटैक्ट में ना रहे।
हम एक स्ट्रिप लाते हैं, उसको वार्निश करते हैं, उसके बाद उसको कनेक्ट करते हैं दूसरे स्ट्रिप के साथ, आयरन स्ट्रिप के साथ, उसको वार्निश करते हैं। तो सिमिलर स्ट्रिप्स हम कनेक्ट करते हैं लेकिन आफ्टर वार्निशिंग। तो इससे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इन द कोर, उसकी वजह से वहाँ पे एडी करंट्स होंगे ईच हर किसी स्ट्रिप में, मगर वो सेपरेटली होंगे। अब ईच स्ट्रिप में अपने एडी करंट्स होंगे, इस स्ट्रिप में अपने एडी करंट्स, इस स्ट्रिप में अपने एडी करंट्स, तो वो जमा नहीं होंगे, क्योंकि वार्निश क्या करेगा, वो इंसुलेशन वहाँ पे जनरेट करेगा। तो उसकी वजह से एडी करंट जो एक स्ट्रिप में जनरेट होंगे वो दूसरे स्ट्रिप के साथ ऐड नहीं होंगे, ठीक है ना। तो देयर फॉर वट इज एक्चुअली क्या मैंने कहा, यानी हम लेमिनेटेड आयरन कोर यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में। लेमिनेटेड आयरन कोर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाय ज्वाइनिंग द सिमिलर आयरन स्ट्रिप्स टुगेदर आफ्टर कोटिंग देम विथ वार्निश, दैट्स इंसुलेशन। तो उससे क्या होगा, एज सच द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कोर विल कॉज एडी करंट्स इन ईच आयरन स्ट्रिप सेपरेटली। एडी करंट्स तो जनरेट होंगे, लेकिन अब हर एक स्ट्रिप में अलग अलग एडी करंट जनरेट होंगे, वो सेपरेटली जनरेट होंगे। सिंस एन आयरन स्ट्रिप इज क्वाइट थिन होती है एंड पोजेसेस बोथ लार्ज रेजिस्टेंस होते हैं इसमें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट इज प्रोड्यूस इज क्वाइट स्मॉल एंड हेंस ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। अब जो ईच स्ट्रिप जो हमने लिया, एक तो अब छोटी स्ट्रिप है और वो थिन है, ठीक है ना। तो देयरफॉर उससे क्या होगा, उससे मिनिमाइज होंगे हमारी एडी करंट्स। क्योंकि अब पहले देखो इतना बड़ा कोर था, तो बेटा एक्चुअली उसमें एक कंटिन्यूस पाथ मिलती थी एडी करंट्स को फ्लो होने के लिए, बिल्कुल क्लोज्ड पाथ होती थी। अब क्या काम किया जाता है, हम क्या करते हैं, हम लेमिनेट करते हैं इसको, तो देयरफॉर छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं, या इस तरह दरांती वाले वो इस तरह वाले कोर्स यूज़ किए जाते हैं, ताकि एडी करंट्स के पाथ जो है ना वो ब्रेक हो जाए। हम क्या करते हैं, हम लेमिनेट इस तरह करते हैं कि हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स लाते हैं। छोटे छोटे स्ट्रिप्स ये क्या होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, यानी बहुत थिन होते हैं। तो इन थिन आयरन स्ट्रिप्स दे आर क्वाइट थिन एंड पोजेस वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। इन थिन ये जो थिन हम शीट्स लेते हैं, थोड़े स्ट्रिप्स लेते हैं, इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे एडी करंट्स कम जनरेट होंगे, क्वाइट स्मॉल, एंड तो उसकी वजह से कम हीट प्रोड्यूस होगी, हमारी इंसुलेशन ब्रेक नहीं होगी। दैट्स वाई वी लेमिनेट एक्चुअली बेटा द आयरन कोर। सो देयरफॉर दिस वाज द नीड ऑफ लेमिनेशन ऑफ आयरन कोर। नाउ विल गो, मैंने आपको अभी भी कहा कि चूंकि जब हमने एफिशिएंसी की बात की थी उस वक्त मैंने आपको कहा था कि एफिशिएंसी हमारे ट्रांसफार्मर की आइडियल, अगर ट्रांसफार्मर होगा उसकी एफिशिएंसी 100% होती है। लेकिन जो प्रैक्टिस में हमारे पास ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसकी एफिशिएंसी 100 नहीं होती है, 90 to 95% या 99% तक वो एक्चुअली वेरी होती है। क्यों? मेनली बिकॉज देयर आर सर्टन लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर, दैट्स कॉल्ड एज एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर। कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में बेटा, वही एनर्जी लॉसेस हम यहाँ पे देखेंगे। तो प्रैक्टिस में नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इन प्रैक्टिस नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस ओकर इन ट्रांसफार्मर, बहुत सारे एनर्जी लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो उसकी वजह से जो एफिशिएंसी होती है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की वो 100% नहीं होती, या 100% नहीं होती है। तो वो मैंने आपको बोला। अब वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस हम स्टडी करेंगे जो ट्रांसफार्मर में होते हैं। उसमें पहला हम जो लॉस पढ़ेंगे वो फ्लक्स लॉस है, फ्लक्स लॉसेस, ठीक है ना। तो कपलिंग हमने देखी, द कपलिंग ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल वो नेवर परफेक्ट होती है। यानी ये देखो, ये जो कपलिंग है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो कपलिंग, यानी हम कपलिंग ये परफेक्ट नहीं होती है, यानी कि बहुत खूबसूरत अच्छी तरीके से इसके साथ हम प्राइमरी कॉइल पहले लगेंगे, उसे मैग्नेटिकली उसी अंदाज में सेकेंडरी कॉइल पे उसी कोर पे उसी अंदाज में चढ़ाना, ये तो मुश्किल काम होता है। तो उसी को कहते हैं जो कपलिंग ऑफ द प्राइमरी को एंड सेकेंडरी कॉइल वो परफेक्ट नहीं होता है। एंड होल ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है प्राइमरी कॉइल में, इट नेवर गेट्स लिंक्ड अप विद द सेकेंडरी कॉइल। तो देयरफॉर कुछ फ्लक्स वहाँ पे लॉस हो रहा है, तो उसी लॉस को हम फ्लक्स लॉस कहते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे परफेक्ट कपलिंग होती तो देयरफॉर जितना फ्लक्स यहाँ पे एक्चुअली जनरेट होता वो सारा कुछ लिंक हो जाता सेकेंडरी कॉइल के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली रियलिटी में क्या होता है, होती नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ये लॉस होता है कि जो सारा फ्लक्स यहाँ प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होता है वो सारा इस सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक नहीं होता है, कुछ फ्लक्स गायब हो जाता है। तो दैट्स वाई उसी फ्लक्स को हम कहते हैं, दैट लॉस इज कॉल्ड एज फ्लक्स लॉस। शॉर्ट में याद रहा, आप इस तरह भी लिख सकते हो, द कपलिंग ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज नेवर परफेक्ट एंड होल ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल नेवर गेट्स लिंक्ड अप विद द सेकेंडरी कॉइल, सो द फ्लक्स लॉस देयर इज कॉल्ड एज फ्लक्स लॉस, सिंपल। इसी तरह दूसरा लॉस होता है कॉपर लॉस, कॉपर लॉस या कॉपर लॉसेस। अब देखो, जो वाइंडिंग्स होती है उन वाइंडिंग्स में तो रेजिस्टेंस है, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो कॉइल हो, तो उनकी अपनी रेजिस्टेंस है। कॉपर वायर है, कॉपर वायर बीइंग ए गुड कंडक्टर बट स्टिल दे हैव रेजिस्टेंस। सो ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, some electrical energy is always converted into heat energy.
ऑब्वियसली चूंकि हमारी प्राइमरी कॉइल हो, सेकेंडरी कॉइल हो, वो तो बनी हुई है मटेरियल की, अब स्पेशली कॉपर की बनी हुई है, तो इसमें जब इनमें करंट पास होगा तो इनकी इस कॉपर की अपनी रेजिस्टेंस होती है, तो रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पे कुछ करंट वहाँ पे क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हीट में, ठीक है ना। तो देयरफॉर दैट लॉस इज कॉल्ड एज कॉपर लॉस। तो ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ वाइडिंग्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी रिजल्टिंग इन कॉपर लॉस। इसी तरह एक और लॉस होता है आयरन लॉस। आयरन लॉसेस, आयरन लॉस क्या है? जो एक्चुअली अगर हम देखेंगे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, वो कंसिस्टेंटली मैंने आपको बोला वो वेरी होता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर द वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस एडी करंट्स इन द आयरन कोर। ऑलरेडी पता है आपको, जब हम अल्टरनेटिंग सप्लाई अप्लाई करते हैं अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, तो उससे क्या होता है, तो आपको पता है अल्टरनेटिंग सप्लाई पहले पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव पोलैरिटी वो वेरी होता है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी हो जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होने की वजह से क्या होता है, इस कोर में क्या होता है, एडी करंट्स इस आयरन कोर में प्रोड्यूस होते हैं, विच ऑल्सो लीड टू द वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो उन एडी करंट से 1 सेकेंड जैसे हमने अभी पढ़ा, उसकी वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होती है, तो उससे भी कुछ एनर्जी हमारी ज़ाया होती है। तो उसको मैंने बोला, उसको मिनिमाइज हम कर सकते हैं बाय यूजिंग लैमिनेटेड आयरन कोर, ठीक है ना। तो आयरन लॉस क्या है, जो अभी आपने लैमिनेटेड पढ़ा, वो आयरन लॉस एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है दैट द वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स produces eddy currents in the soft iron core, which also leads to the wastage of energy in the form of heat, but this can be minimized by using laminated cores, ठीक है ना। इसी तरह एक और लॉस होता है, उसको हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस, ठीक है ना। हिस्टेरेसिस भी आपने थोड़ा सा पढ़ा है बेटा, मैंने आपको पढ़ाया है 3rd यूनिट में हिस्टेरेसिस। तो देयरफॉर जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, वो फ्लो करता है जब दिस कॉइल्स से, दैट्स द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल्स मैग्नेटाइज एंड डिमैग्नेटाइज द कोर अगेन एंड अगेन। ऑब्वियसली हमारे जो, चूंकि बेटा यहाँ पे हमने अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया, तो वो कॉइल में पास हुआ, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ वो भी अल्टरनेटिंग करंट ही है, ठीक है ना। तो देयरफॉर इस अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो होने से इसको इन कॉइल्स में क्या होगा, ये जो हमारे पास बीच में आयरन कोर लगा हुआ है ना, ये मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज हो जाता है बार बार, अगेन एंड अगेन, मैग्नेटाइज वहीं पे डिमैग्नेटाइज हो जाता है अगेन एंड अगेन। तो ड्यू टू ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है ड्यू टू दिस हिस्टेरेसिस, ठीक है ना। तो द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज बीइंग इक्वल टू द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, पढ़ा है आपने इन मैग्नीट्यूड। हाउएवर द लॉस ऑफ एनर्जी कैन बी मिनिमाइज्ड बाय सिलेक्टिंग ए मटेरियल ऑफ कोर, ठीक है ना, विच हैज़ ए नैरो हिस्टेरेसिस लूप। जैसे आपने देखा स्टील विटील, वो आपने उस वक्त पढ़ा था। इन हिस्टेरेसिस मैंने आपको पढ़ाया है कि हमें क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस क्या है बेटा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो होगा थ्रू कॉइल्स में, तो उससे वजह से क्या होगा, ये जो कोर है बीच में आयरन कोर, ये मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज बार बार हो जाता है। फॉर ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जब एक कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन होता है, कुछ एनर्जी लॉस होते हैं ड्यू टू हिस्टेरेसिस, ठीक है ना। हिस्टेरेसिस की वजह से वहाँ पे क्या होता है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। तो जो एनर्जी वहाँ पे लॉस हुई है ड्यूरिंग ए कंप्लीट साइकिल, वो होती है बराबर किसके बराबर, हिस्टेरेसिस लूप के एरिया के बराबर, ठीक है ना। हाउएवर इस लॉस को हम एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देयरफॉर इस सॉर्ट ऑफ लॉस को हम क्या कहते हैं, इसको हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। हिस्टेरेसिस आपने पढ़ा है, तो देयरफॉर इट्स क्वाइट दिस सिंपल फॉर यू। इसी तरह नंबर 5 है हमिंग लॉस, हमिंग लॉसेस। अब देखो हेमिंग लॉस क्या होता है, जब बेटा दिस ड्यू टू द पैसेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जब अल्टरनेटिंग करंट इसमें पास होता है, जो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर है ये वाइब्रेट भी करता है, ये वाइब्रेट करेगा, क्योंकि जितना जितना करंट इसमें पास होगा, यहीं पर यहाँ से करंट पास होगा, तो देयरफॉर यहाँ से भी फिर बाद में जब प्रोड्यूस होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट यहाँ पे भी पास होगा, तो उसकी वजह से कोर बीच में इन कॉइल्स के दरमियान थोड़ा सा वाइब्रेट करता है, और जब वाइब्रेट करने की वजह से वो एक नॉइज वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हमिंग साउंड कहते हैं। तो देयरफॉर ये खुद तो नहीं प्रोड्यूस करेगा ना, ये कुछ एनर्जी तो लेगा ना उसके लिए, तो दस सम पार्ट ऑफ मे बी वेरी स्मॉल, बहुत कम होगा, ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हमिंग साउंड। तो देयरफॉर कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ यहाँ पे कंज्यूम करता है इस हमिंग साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमारी कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे भी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हमिंग साउंड या हमिंग नॉइज, ठीक है ना, हमिंग साउंड की वजह से, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। Now, on account of these energy losses given above, this is flux loss, copper loss, iron loss, hysteresis loss, humming loss given here, जो output power of transformer वो always है less than input power, ठीक है ना। आउटपुट जो एक्चुअली होता है हमारे इस ट्रांसफार्मर का, वो हमेशा कम होता है आउटपुट से, ठीक है ना। तो जो एफिशिएंसी होगी ट्रांसफार्मर की वो नेवर होगी 100%, इट इज दैट इज वाई इट इज ऑलवेज लेस देन
100%. This was the different energy losses in the transformer. Now last part इसका है, चूंकि हम ट्रांसफार्मर को यूज़ कर सकते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना, ये इसकी बहुत एक बड़ी एडवांटेज है। दैट्स जल्दी में इसको मैं बताऊंगा, आप इसको खुद पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है। ट्रांसफार्मर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना। तो देयरफॉर बेटा व्हाट आई एम सेइंग कि वी यूज ट्रांसफार्मर्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब एक्चुअली क्या होता है, जब एन इलेक्ट्रिक एनर्जी हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड टू अ लॉन्गर डिस्टेंट प्लेसेस, यानी कि अगर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूर जगहों पे, दूर लार्ज डिस्टेंसेस पे एक्चुअली ट्रांसफर करना है, तो जो रेजिस्टेंस होती है ऑफ द लाइन वायर्स इज कंसिडरेबल। यानी आमतौर पर अगर हम देखेंगे, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना है किसी दूर जगहों के लिए, तो ऑब्वियसली हम क्या काम करेंगे, हम ट्रांसमिशन लाइन्स वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इट विल बी ट्रांसफर्ड बाई द कंडक्टिंग लाइन्स। यानी जिस तरह हम भी देखते हैं कि घर में जब इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्टेशन से आती है, तो देयरफॉर वो इन द जो हमारे पास बाहर हमारी कॉपर वायर्स लगी हुई, इन्हीं वायर्स के जरिए ट्रांसमिट होती है। तो लेकिन जब फॉर एग्जांपल अब अगर हमें बहुत दूर ये इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है लार्जर डिस्टेंसेस के लिए, तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस इन वायर्स के वो कंसिडरेबल बन जाती है, वो काबिल गौर बन जाती है। क्यों? ड्यू टू दिस अ गुड डील ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, आई स्क्वायर आर यूजुअली पावर होता है, इसके बारे एक इक्वेशन है पावर के लिए, वो डिसिपेट हो जाता है एज हीट। जब हम एक्चुअली एसी को ट्रांसमिट करेंगे इन वायर्स के जरिए, तो देयरफॉर ऑब्वियसली इन वायर्स की अपनी अपनी रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होगी। दैट्स जो पावर वहाँ पे डिसिपेट होगा, दैट्स आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। आप खुद देख सकते हो बेटा, डबल स्क्वायर है करंट के पास, तो देयरफॉर इतना पावर वहाँ पे डिसिपेट होगा, तो इतनी एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट, इतनी हीट वहाँ पे जनरेट होगी, ठीक है ना। जब हम करंट आई एक्चुअली ट्रांसमिट करेंगे थ्रू वायर्स, ठीक है ना, यहाँ पे आई इज द करंट एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन वायर। इसी तरह एक सफिशिएंट आल्सो ए सफिशिएंट फॉल ऑफ पोटेंशियल वी इज इक्वल आई आर, ठीक है ना। पोटेंशियल आई आर ओकर्स अलोंग द लाइन वायर्स के एक पोटेंशियल, वहाँ पे भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल भी ड्रॉप हो जाता है ना। जो इफेक्टिव वोल्टेज एट डिस्टेंट प्लेसेस विल बी मच स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सप्लाइड बाय द ट्रांसमिटिंग स्टेशंस। यानी जो इफेक्टिव वोल्टेज जो एक्चुअली अब वहाँ पे जो वोल्टेज पहुँचेगी, जहाँ हमने एक्चुअली इस इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना है, तो वहाँ पे वोल्टेज बहुत कम होगी बनिस्बत जो वो वोल्टेज जो हम एक्चुअली सप्लाई करते हैं। ये चीज़ आपने खुद भी गवर्न किया होगा, जो फार ऑफ प्लेस, फार फ्लंग एरियाज होते हैं, उनमें आप ये देखोगे उनमें वोल्टेज हमेशा कम रहती है, ठीक है ना। वो एक्चुअली किस वजह से होती है, द मेन रीजन इज बिहाइंड दैट इज दिस, जो मैं आपको बोल रहा था, ठीक है ना। दैट इज जब हम क्या काम करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक जो हमारे पास ग्रिड स्टेशन है, उनसे जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है दूर फार फ्लंग एरियाज के लिए थ्रू दीज वायर्स, तो मैंने आपको बोला वायर की अपनी रेजिस्टेंस की वजह से एक अच्छा खासा पावर वहाँ पे डिसिपेट हो जाता है, एनर्जी वहाँ पे ज़ाया हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और दूसरी बात, वहाँ पे वोल्टेज जो कि V इज इक्वलेंट आई आर, वो पोटेंशियल भी ड्रॉप हो जाता है। तो देयरफॉर उन फार फ्लंग एरियाज में जो वहाँ पे इफेक्टिव पोटेंशियल, जो वोल्टेज वहाँ पे पहुँच जाती है, वो वोल्टेज बहुत कम होती है बनिस्बत जो वोल्टेज हमने वहाँ पे ट्रांसमिटिंग स्टेशन से सेंड की थी, ठीक है ना। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा भी अ फ्यू मोर डिफिकल्टीज आर एनकाउंटर्ड, कुछ और डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। वो क्या है, फॉर एग्जांपल इफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डन एट द लोअर वोल्टेज, अगर हम ट्रांसमिशन करेंगे बहुत कम वोल्टेज पे, फॉर एग्जांपल हम करते ही हैं LT पे 220 वोल्ट, हम इस वोल्टेज पे ट्रांसमिट करेंगे दूर फार फ्लंग एरियाज के लिए, ठीक है ना। तो देयरफॉर हाउएवर बाय दिस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एट दिस व्हाट आई वाज सेइंग, कि अगर हम क्या करेंगे, इन जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उनमें मैंने कहा कि अगर व्हाट इफ द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डन एट लोअर वोल्टेज, हाउएवर बाय द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एट हायर वोल्टेज, सो एक और वो होती है 20,000 वोल्ट्स की, ठीक है ना। जो डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड होती है इन पावर ट्रांसफॉर्मेशन में, कि वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। किस तरह, अगर हम क्या काम करेंगे, जो हम वोल्टेज एक्चुअली सेंड करते हैं ना अपनी LT में, वो 220 वोल्ट की होती है। तो देयरफॉर इंस्टेड ऑफ, चूंकि वो मैंने आपको बोला, अगर हम ट्रांसमिटिंग स्टेशन से 220 वोल्ट भेजेंगे तो वहां पे पहुंचेगा क्या, इंस्टेड क्या काम, अगर इंस्टेड इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम 22,000 वोल्ट लगाएंगे,
ये एक्चुअली हम ट्रांसमिटिंग स्टेशन से एक्चुअली ट्रांसमिट करेंगे दूर स्टेशनों के लिए, तब वहाँ पे कुछ अच्छी खासी वोल्टेज पहुँच जाएगी। तो कुछ डिफिकल्टी जो हमें आ रही थी ऊपर वाली वोल्टेज में वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक्चुअली दो फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है इन पावर ट्रांसमिशन वो एक्चुअली आपने अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर यहाँ पे अगर हम आमतौर पर हमारी जो एच होती है वो 11,000 वाट की होती है। कंसिडर दैट एन 11,000 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड फर्स्ट हम इसको 220 वोल्ट पे सेंड करेंगे एंड देन एट 20,000 वोल्ट, ठीक है ना। आना समझ में, यानी मैं आपको समझाने के लिए क्या काम करूंगा, मैं एक एग्जांपल आपके सामने लूंगा कि मैं आपको समझाऊंगा कि हम किस तरह ट्रांसमिट कर सकते हैं। आई होप ऊपर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह की मुश्किलातें हमें आ रही है जब हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ये एक्चुअली पावर ट्रांसमिट करते हैं, तो एक्चुअली अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। अब मैं आपको ये समझाने के लिए दो फैक्टर्स आपके सामने रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूँ कि हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास 11,000 वाट का इलेक्ट्रिक पावर है। इसको हम ट्रांसमिट पहले करेंगे 220 वोल्ट का, ये वाट्स है याद रखना कि 11,000 वाट पावर है। तो देयरफॉर पहले हम इसको ट्रांसमिट करेंगे किस वोल्टेज पे, 220 वोल्टेज पे, देन 22,000 वोल्ट पे, ध्यान रखना। अब देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसा होता है, थोड़ा सा मैं सामने लाऊं। देखो बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किस तरह होता है। जब हम ट्रांसमिट करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एट 220 वोल्ट्स, जब 220 वोल्ट पे हम क्या करेंगे ट्रांसमिट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो करंट कितना वहां पे होगा, तो करंट होगा आई इज इक्वलेंट आई आर, तो आई इज इक्वलेंट टू वी बाई आर। अब वोल्टेज कितना लिया आपने बेटा, वोल्टेज नहीं सॉरी वो पावर लेना है, मैं करंट निकालूंगा, पी इज वी आई, वो निकलेगा 11,000 वाट पावर डिवाइड बाय हो गया वोल्टेज। P एक्चुअली होता है ना बेटा वी आई, तो देयरफॉर आई किसके बराबर आएगा, P बाई वी। तो देयरफॉर पावर कितना था, हमने पावर ट्रांसमिट किया 11,000 वाट, और देयरफॉर किस वोल्टेज पे, 220 वोल्ट पे। तो देयरफॉर वो कितना आएगा 00, वो आएगा 50 एम्पियर, ठीक है ना। तो करंट कितना आया 50 एम्पियर। सो देयरफॉर व्हेन अ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डन एट 220 वोल्ट्स, a current equal to 50 एम्पियर flows through the line wires। तो उन लाइन वायर्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 50 एम्पियर फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जांपल इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन वायर, ठीक है ना, देन एनर्जी इक्वल टू 50 स्क्वायर R, ठीक है ना, 50 स्क्वायर R, दैट्स इक्वलेंट टू 2500 R जूल्स विल बी डिसिपेटेड पर सेकंड एज हीट एनर्जी। अगर आप 11,000 वाट पावर एक तरसीली लाइन में भेजेंगे किस वोल्टेज पे, 220 वोल्टेज पे, तो उस लाइन में कितना करंट पास होता है, 50 एम्पियर पास होता है, ठीक है ना, उस वायर से। अगर हम उस वायर की रेजिस्टेंस R लेंगे, ठीक है ना, तब एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है ना, आई स्क्वायर आर पर सेकंड में लूंगा, टी मैंने इसलिए चूंकि पर सेकंड टी को मैं 1 सेकंड लेता हूं, ठीक है ना। तो वहां पे एनर्जी कितनी 50 स्क्वायर आर, दैट इज इक्वलेंट टू 2500 R joules will be dissipated per second as heat energy। तो उस वक्त उस वायर में पर सेकंड 2500 R जो कुछ भी वैल्यू होगा वो भी मल्टीप्लाई करना, इतनी एनर्जी वहां पे जाया होगी पर सेकंड, 2500 R joules पर सेकंड वहां पे डिसिपेट होगी। ऑन द अदर हैंड जब हम ट्रांसमिशन करेंगे ना 20,000 वोल्ट्स पे, देखो बेटा 20,000 वोल्ट्स पे जब हम ट्रांसमिशन करेंगे तब कितना करंट जाएगा, करंट इक्विवेलेंट टू 11,000 डिवाइड बाई 22,000, ठीक है ना, 1000 ये हो गया 1/2 0.5 एम्पियर। तब इस तरसीली लाइन में कितना करंट फ्लो होगा, 0.5 एम्पियर विल फ्लो थ्रू द लाइन वायर्स, ठीक है ना। तो ये कितना एनर्जी डिसिपेशन दिखाएगा, देन इट विल शो 0.5 स्क्वायर R, दैट्स इक्वलेंट टू 0.25 R जूल्स पर सेकंड। इतनी कम एनर्जी जाया होगी। अब देखो यहाँ पे देखो 2500 R जूल्स, यहाँ पे 0.25 R जूल्स एनर्जी डिसिपेट हो रही है। Therefore, we conclude that if a transmission of electric energy is done at higher voltage, the dissipation of energy is much reduced। तो therefore इससे हमें यह चीज पता चला कि जब हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी करेंगे हमें वो हायर वोल्टेज पे करनी पड़ेगी। क्यों, जब हम हायर वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करेंगे तो वैसे जो एनर्जी ज़ाया होगी वो बहुत कम होगी, लेकिन अगर हमने ट्रांसमिशन की इलेक्ट्रिक एनर्जी एट लोअर वोल्टेज तो डिसिपेशन तो बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी से एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती है,
क्या समझ में बेटा, दिस वाज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पता चला, तो हमें पहला पॉइंट जो याद रखना है ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ एसी के लिए पहला पॉइंट जो हमने याद रखना है, जब हमने एसी को ट्रांसमिट करना है वी हैव टू ट्रांसमिट इट एट हायर वोल्टेज। हायर वोल्टेज पे हमने इसको क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, ठीक है ना। और इसी तरह कास्ट ऑफ ट्रांसमिशन भी एक और फैक्टर आ जाता है। अगर हम दिस इफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डन एट 220 वोल्ट्स, देन जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो वहाँ पे एक्चुअली ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक पावर करना है 11,000 वाट्स का, तो करंट कैपेसिटी ऑफ लाइन कितनी होनी चाहिए, 50 एम्पियर, ठीक है ना। एंड अगर हम इसको 22,000 वोल्ट्स पे ट्रांसमिट करेंगे, देन कैपेसिटी ऑफ द लाइन वायर हैज़ टू बी ओनली 0.5 कह रहे हैं 0.25 दिस आर, या 0.5 एम्पियर उसकी उस वक्त कैपेसिटी होनी चाहिए, 0.5 एम्पियर। इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चलता है इफ ट्रांसमिशन इज डन एट लोअर वोल्टेज, थिक वायर हैज टू बी यूज्ड। ड्यू टू यूज ऑफ थिक वायर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन विल इंक्रीज, ठीक है ना। फर्दर स्ट्रॉन्गर पोल्स वुड बी नीडेड इन ऑर्डर टू सपोर्ट द थिक लाइन ऑफ वायर, इट विल यूजुअली फर्दर एड टू द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन। ऑन द अदर हैंड अगर हम ट्रांसमिशन करेंगे एट हायर वोल्टेज, देन लाइन वायर रिक्वायर्ड आर ऑफ लो कैपेसिटी, then thin wires must be used and light poles may be used. Due to this cost of transmission will be low, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया। देखो बेटा, इन्हीं दो फैक्टर्स की मैं बोलता हूँ कि अगर हम अब कम वोल्टेज पर ट्रांसमिट करेंगे तो उससे खर्चा ज़्यादा आएगा। क्यों? बिकॉज जब हम कम वोल्टेज पे इसको ट्रांसमिट करेंगे तो हमें एक्चुअली 50 एम्पियर, ये देखो 50 एम्पियर करंट ट्रांसफर करना है वायर के लिए, तो ये कोई छोटा मामूली करंट नहीं है। इसके लिए हमें वो थिक वायर्स चाहिए, वो थिक रोप जैसे वायर्स, ठीक है ना। तो उन वायर्स को स्टैंड करने के लिए बहुत बड़े बड़े पोल्स चाहिए, तो देयरफॉर खर्चा तो बहुत आएगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, हायर वोल्टेज पर ट्रांसमिट करेंगे तो 0.5 एम्पियर ट्रांसफर करना है, तो लाइट छोटी वायर्स हमने यूज करनी है, तो उनके लिए लाइट पोल्स भी यूज करेंगे, तो ओब्वियसली खर्चा कम हो गया, ठीक है ना। देयरफॉर इट मे बी कंक्लूडेड दैट इफ ट्रांसमिशन इज डन एट हाई वोल्टेज, द ट्रांसमिशन इज मच इकोनॉमिकल from the point of view of the cost of the line wires and poles used to support the wires, ठीक है ना। Thus, keeping in view the above two factors, transmission of electrical energy is done at higher voltage, and for this a step up transformer is used, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये चीजें मद्देनजर रखते हुए क्या काम किया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है ये हायर वोल्टेज पे ट्रांसमिट की जाती है, तो उसके लिए जो हमारे वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स यूज किए जाते हैं। No doubt, there will be some loss of energy in transformer also, but that energy loss in transformer is negligible as compared to the energy losses along the long line wires between two stations, ठीक है ना। तो देयरफॉर वहां पे ट्रांसफार्मर में भी कुछ लॉस होंगे, लेकिन वो बहुत कम, वो हम कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा दिस वाज हाउ वी कैन ट्रांसमिट एसी टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो एंड में आपको यही चीज याद रखना है, अगर लॉन्ग लार्ज डिस्टेंस पे एसी भेजना है तो एट हायर वोल्टेज पे भेजना, तभी आप प्रैक्टिकली भी देखो। अब आप अपने ग्रिड स्टेशन की तरफ देखो, आपके घर में जो लाइन आती है नो डाउट वो 220 आती है, अपने ट्रांसफार्मर में देखो वो 11,000 आती है, आपके ग्रिड स्टेशन में देखो वो 33,000 आती है, आपके बड़े ग्रिड स्टेशन में 1,20,000 वोल्ट आता है। तो देयरफॉर ये देखो, आप जितने रिसीविंग स्टेशन ऊपर जाते हैं आप देखो हायर वोल्टेज पे ट्रांसफर किया जाता है। क्यों? यही इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है ना। तो देयरफॉर दिस वाज योर यूनिट नंबर 5, इट इज कंप्लीटेड। एक और चीज़ मैं बताऊंगा आपको, ट्रांसफार्मर को हम एक्चुअली और कामों के लिए यूज़ भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है लार्ज करंट हासिल करने के लिए, स्पेशली वेल्डिंग के लिए लार्ज करंट होता है। तो जो एक्चुअली जो आपके पास वेल्डर्स होते हैं उनके पास जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है लेकिन हायर करंट प्रोड्यूस करता है, तो हायर करंट एक्चुअली यूज़ किया जाता है वेल्डिंग के लिए। इसी तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है इंडक्शन फर्नेसेस के लिए, जो मेल्टिंग ऑफ मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े मेटल्स को मेल्ट किया जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करता है। एच इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी, जब आई बहुत ज़्यादा है एच ऑब्वियसली वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, आपके मेटल्स क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। इसी तरह अब आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखोगे वो यूज़ किया जाता है एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए, हायर वोल्टेज की जरूरत है। इसी तरह ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं वोल्टेज रेगुलेटर्स एंड स्टेबलाइजिंग पावर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह छोटे छोटे ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं रेडियो सेट्स, टेलीविजन, टेलीफोन, लाउड स्पीकर्स एक्स्ट्रा, बहुत सारी दिस वायर सर्टन यूजेस, बाकी आप खुद भी देख सकते हो। बाकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऑफ AC DC या आपने एक्चुअली पढ़ा है, खुद भी देखा है। सो देयरफॉर दिस वाज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स।